हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम करने वाले थे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी. आपको सपोज करना है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका एक मास है, ठीक है, मान लीजिए उसका मास है m, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ. अब वो भाई वो मतलब मोमेंट में है तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, तो ऑफ कोर्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेट सपोज इज इट u, ठीक है. इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v. और भाई उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल पीरियड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वली उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है टू वेलोसिटी v, ठीक है. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और u जो है वो उसकी पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी थी और जब अब फाइनल वाली वेलोसिटी जो अब उसने अटेन की है वो है v. और ये उसने एक टाइम में किया है, ठीक है, t, टाइम को दे रखते हैं t. तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. और ये उसने कैसे किया है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाकर किया है. ऑफ कोर्स आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपकी साइकिल का एक मास है, आपका भी एक मास है, मान लो दोनों को कंबाइन करके हम एक ऑब्जेक्ट उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. आप रेक्टिलियनर मोशन में जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो, ठीक है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी. और भाई यूनिफॉर्मली आप एक्सेलरेट होते हो अगली वेलोसिटी v पर, यानी कि आप अगली टाइम में अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर कितनी कर लेते हो, 10 किलोमीटर पर आवर कर लेते हो. और आपने ये कितने टाइम में की, ये आपने की कम से कम आधा घंटा बाद, यानी 30 मिनट बाद आपने क्या किया, अपनी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ कर लिया. तो ऐसा करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा होगा, आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ी होगी ना, ठीक है. आपको पैडलिंग ज़्यादा करनी पड़ी होगी, तो फोर्स को मान लेते हैं f थ्रू आउट द टाइम t. तो जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है कि आपका जो पहली वाली इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, तो उसकी जो है मतलब उसका जो मोमेंटम था वो कितना था, और जो अब ये जो लास्ट में आपने अटेन की इसका मोमेंटम कितना है. तो p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को. ओ सॉरी, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है. तो P1 जो है उसको कहेंगे हम पहले वाला मोमेंटम, जो आपका पहली वाली पोजीशन में मोमेंटम था, दैट्स व्हाट P1, ठीक है. और P1 को कैसे निकालेंगे, mu, ऑफ कोर्स वैसे तो P का होता है m इंटू v, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके मास से, ठीक है. और P2 mv रेस्पेक्टिवली. दूसरा वाला जो दूसरा कंडीशन का मोमेंटम है वो Pmv से निकालेंगे. p स्क्वायर मतलब p जो सेकंड वाला p है उसको इज इक्वल टू m इंटू वी रेस्पेक्टिवली, ठीक है. तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे हम इनका मोमेंटम निकालेंगे. द चेंज इन मोमेंटम. अब आपको पता है, अरे ये तो भाई जो है ना अलग अलग आया है, पहला मोमेंटम तो मेरा ये था यानी कम था क्योंकि मैं पहले 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था. अब मेरा मोमेंटम कुछ और आया है, अब मेरा 10 किलोमीटर पर आवर से जब मैं चला रहा था दूसरी वाली कंडीशन में तो मोमेंटम कुछ ज़्यादा आया है. तो मैं कैसे पता चलूँ कि मेरा मोमेंटम कितना बढ़ा है. तो क्या करोगे, सिंपली P2 से P1 को माइनस कर दोगे, ठीक है, P2 से P1 को कर दोगे माइनस. अब जब आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना आया, ठीक है, P2 से P1 को आपने माइनस कर दिया. P2 कितना है, 10 है, और P1 कितना था, सॉरी मास तो आपको अभी पता ही नहीं, वो तो मैं आपको ऐसे ही सपोज कराने के लिए वैल्यूज़ दे रखी थी. खैर छोड़ो. तो अपनी दूसरे वाली मोमेंटम से पहली वाली मोमेंटम को आपने माइनस कर दिया, और इसका मतलब क्या है कि आपने एम वी से एम यू को माइनस कर दिया, ठीक है. अब m को तो ले लो कॉमन, यहाँ पर m को तो ले लो कॉमन, जैसे यहाँ पर m कॉमन ले लिया और v माइनस यू कर दो, ठीक है, v माइनस यू, और टाइम भी है एक. तो अगला जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, m इज इक्वल m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. और ये वाला तो आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी किसका होता है, ये होता है एक्सेलरेशन का. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि आपको m इंटू ए करना है, यानी एक्सेलरेशन. हमने पता है ना एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, हाँ, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके एंड देन आफ्टर दैट उसको डिवाइड करके टाइम से, ठीक है. तो भाई ऐसे ही कर रहे हैं बिल्कुल सेम, बस m इंटू इन्होंने m को इसमें प्लस कर दिया है, ठीक है. तो अप्लाइड फोर्स क्या होगी, अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो मोमेंटम कैसे चेंज होगी, आपने फोर्स भी तो लगाई ना. तो ये इस फॉर्मूले से पता है हमको क्या पता चल रहा है कि हमने फोर्स कितनी लगाई है, ये पता चल रहा है, ठीक है. m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ओके. अब देखो f, फिर से इन्होंने लिखा है f इज इक्वल टू किलोमीटर नहीं है, सॉरी
के जो है ना यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, ठीक है, कि ये प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, और वही है सेम m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसको या तो तुम v माइनस यू अपॉन टी लिख दो ऐसा बड़ा करके, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको k इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हो, f इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हो, मतलब फोर्स जो है वो बराबर है, आपने कितनी फोर्स लगाई है वो बराबर है कितना मास था उसका और कितना एक्सेलरेशन उसमें हुआ है, ठीक है। अब उसमें टाइम भी आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ए जो है मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। आई होप आपको पता होगा पहले से, इज द एक्सेलरेशन विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्वांटिटी है k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जो एसआई यूनिट है मास की और एक्सेलरेशन की, मास की और एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या है वो? kg मीटर पर सेकेंड है। किसकी? मास और एक्सेलरेशन की। मास की है किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट ऑफ फोर्स होगी ना, जो अब आप देखो, जब हम कोई क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या कंबाइन कर रखा है। अब जो हमने उसमें कंबाइन कर रखा है उनकी ही एसआई यूनिट निकाल कर हम उसकी कंबाइन में बनाते हैं। फिर अच्छा ये होगी, जैसे मास और एक्सेलरेशन का यूज़ उसने कर रखा है, ठीक है। किसको क्या करने में कर रखा है? फोर्स का। फोर्स को बनाने में हमने मास और एक्सेलरेशन का यूज़ किया है। तो इसके फॉर्मूले में अब मास का तो हो जाओ किलोग्राम और इसका एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? अब इसका कंबाइन कर लेता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो द यूनिट ऑफ फोर्स के इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट बिकम्स 1, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इसलिए चूज़ की गई है ताकि जो कांस्टेंट है यानी k है उसकी वैल्यू 1 रहे। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स, अगर आपको कोई कहे कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे? लेट्स सी, अगर आपसे कहे कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करिए, सो तुम कहना कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट। 1 यूनिट ऑफ फोर्स वो अमाउंट है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। मतलब 1 किलोग्राम के मास वाले ऑब्जेक्ट में जो 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, उसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? जो 1 kg मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन हियर, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो k लिखा हुआ है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसीलिए जो वैल्यू होगी k की वो 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी क्योंकि k इंटू 1 ऑफ कोर्स 1। तो k को तो हटा देंगे हम, f इज इक्वल टू एम ए, और ये हमारा जो फाइनल है ना ये निकल कर आता है f इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही मैं आपको बता रही थी कि जो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट होती है फोर्स को मेजर करने की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होती है। और जैसे कि न्यूटन ने इसकी खोज की थी तो हम इसको सिंबल एन से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन की फोर्स, 4 न्यूटन की फोर्स, तो हम इसको मेजर करते हैं न्यूटन में भी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, लेट्स सी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो हमको सिर्फ एक मेथड प्रोवाइड करता है कि आप फोर्स को कैसे मेजर करोगे जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जा रही है, ठीक है। और कैसे करोगे, कैसे मेजर करोगे? मास लो उसका और एक्सेलरेशन दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो और आपकी फोर्स निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको एक हम देख सकते हैं उसको हमारी एवरीडे लाइफ में जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें दिखाई देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच पकड़ते हैं मतलब क्रिकेटर्स, तो क्या करते हैं? मान लो बॉल जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करती हुई आ रही है, बहुत ही फास्ट स्पीड से आ रही है और आपको उसको कैच करना है। तो जो फील्डर होता है ना ग्राउंड में, वो क्या करता है? ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स। वो अपनी हैंड्स को ग्रेजुअली पीछे की तरफ लेता है, यानी पीछे की तरफ पुल करता है। वो ऐसा क्यों करता है? मूविंग बॉल के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? लेट्स सी, इन डूइंग सो ऐसा करते हुए द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0। देखो, टाइम के साथ साथ जैसे वहाँ से फोर्स लगी थी, वहाँ से बैट से क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई बढ़िया वाली और हिट किया बॉल को, तो उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है।
वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। और ये बात फील्डर को पता है, उसे पता है कि वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी, जब मैं उसको टाइम ज़्यादा दूंगा बॉल को ट्रैवल करने के लिए। और इसलिए जैसे जैसे बॉल ज़्यादा ट्रैवल करेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो इतना हिट करके भी इतना ज़्यादा, मतलब जैसे स्लो मूविंग चीज़ कहाँ से मतलब आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर सकती है। मैं अभी आराम से आपको बिल्कुल आराम से एक स्टिक मारूँ वो नहीं हिट करेगी, लेकिन मैं बहुत स्पीड के साथ तो मैं स्टिक मारूँ तो वो बहुत हिट करेगी। तो फील्डर को ये पता है कि भाई ये ज़्यादा अगर मोशन से आएगी तो ये ज़्यादा हिट करेगी ना, तो एक काम करता हूँ, इसका टाइम तो है बढ़ा देता हूँ, इससे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड देन इट विल हर्ट मी लेस। ठीक है, और फिर ये मुझे हर्ट जो करेगी वो लेस करेगी। तो जो एक्सेलरेशन है बॉल की इज डिक्रीज एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस। इसलिए इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो जाता है बिकॉज एक्सेलरेशन हैज रिड्यूस। एक्सेलरेशन रिड्यूस बिकॉज क्या हुआ, वेलोसिटी हैज रिड्यूस। सारे टर्म्स इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, वेलोसिटी रिड्यूस होती है तो एक्सेलरेशन भी रिड्यूस होता है। डोंट वरी, इसमें इतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूज मत होना कि अच्छा ये तो वेलोसिटी कह रही थी, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। इफ़ द बॉल इज स्टॉप इट सडनली, अगर ऐसा होता कि वो उस बॉल को एकदम से सडनली स्टॉप कर देता, देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो। तो उसकी जो मतलब हाई वेलोसिटी है ना एकदम से ज़ीरो हो जाती है, एकदम से ज़ीरो। भाई जैसे आपने आगे से आकर एकदम से उसको रोक लिया और उसकी जो वेलोसिटी है ना उसको उतना टाइम भी नहीं मिला खुद से नेचुरली डिक्रीज होने का, और आपने उसको एकदम से सडनली मतलब रोक लिया इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसको इतना मिला ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वट विल हैपन देन, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। तो जो रेट ऑफ चेंज होगा ना मोमेंटम का वो बहुत ज़्यादा होगा। P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई फिर क्या होगा, देयर फॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच। जितनी ज़्यादा देखो, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए भी। ठीक है, मान लो वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत लार्ज है बॉल का, और आपने क्या किया उसको एकदम से रोक लिया, तो आपको लार्ज फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, होल्डिंग द कैच दैट में हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। और इससे क्या होगा, जो पाम है ना फील्डर की वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी नहीं, सॉरी मैं सोच रही हूँ आप ही क्रिकेट खेल रहे हो, एक्चुअली फील्डर हर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन हाई जंप एथलेटिक इवेंट आपने देखा होगा जब बहुत हाई जंप वाले जो मतलब गेम होता है उसमें हाई जंप करनी पड़ती है, तो एथलेटिक इवेंट जो होता है उसमें एथलीट्स क्या करते हैं, आर मेड टू फॉल। उनको कहा जाता है कि आप जो है ना, आप जब जंप करोगे तो आपको ऐसे मतलब ऐसे ग्राउंड पर नहीं हम डालेंगे कि बिल्कुल ही जो बिल्कुल स्टोन से बना हो। ठीक है, आपको एक कुशन बेड पर डाला जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा आरामदायक गद्दा सा होता है वो, ठीक है, जिस पर कूदते हैं फिर वो, और एक सैंड बेड या फिर एक सैंड बेड पर डाला जाएगा। दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो टाइम है ना एथलीट की फॉल का उसको जो है इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, ताकि उसकी जंप का जो टाइम है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। एंड दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इससे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी चेंज होता है, एंड हेंस द फोर्स, और फोर्स भी चेंज होती है। ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। अब आप ये देखने की कोशिश करो कि जो एक कराटे किड होता है, कराटे किड वैसे तो एक मूवी है, तो भाई कराटे किड जो है वो कैसे अपने हाथ से स्लैब ऑफ स्टोन जो है तोड़ देता है। ठीक है, स्लैब ऑफ आइस को वो कैसे तोड़ देता है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। वो बहुत ज़्यादा देखो कैसे कर रही है, ये फील्डर कैच ले रहा है, इसके टाइम को सोच रहा है कि किसी तरह इंक्रीज़ हो जाए ताकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए और फिर मुझे इतना ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े। ठीक है, और मैं हर्ट फील नहीं होऊंगा। और भाई वो कराटे किड वाला भी बहुत फोर्स के साथ एकदम से वो बहुत स्पीड के साथ आता है और उसको क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही स्टेट हो जाता है। जैसे F इज इक्वल टू एम में है, मान लो ये है F इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ऑफकोर्स ये ठीक है। और भाई या एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। खैर, दैट इज़ व्हेन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एफ जो है वो ज़ीरो होता है, फोर्स जो होती है वो ज़ीरो होती है, वी इज इक्वल टू यू, तो वी यू के बराबर होता है। व्हाट इज़ इट, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि कोई फोर्स लगा ही नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी फॉर वट एवर टाइम, चाहे टाइम कुछ भी हो।
दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलते हुए जारी रखेगा, मतलब वो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ऑफकोर्स कोई फोर्स ही नहीं लगाई जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है। सो व्हाट इज़ द सेंस कि वो अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। यू इफ़ यू इज़ ज़ीरो देन वी विल ऑल्सो ज़ीरो, अगर यू ज़ीरो है ना तो वी भी ज़ीरो होगी। अगर भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही ज़ीरो है देन वी विल ऑल्सो बी ज़ीरो, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती है, सॉरी ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं लगी तो वी क्या है, ज़ीरो है, सॉरी यू ज़ीरो है तो वी भी ज़ीरो ही लगेगी बिकॉज कोई फोर्स लगी ही नहीं है, ठीक है। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द फोर्स, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और जब ज़ीरो होगा तो भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही रहेगा।